बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे पहले एक लेक्चर हमने देखा है कि रिटर्न के अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो अपडेट कर दी गई हैं। अभी हम ये समझने लगे हैं कि सप्लाई चेन में जो फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर हैं या इंपोर्टर हैं उन्होंने अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है। तो बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है, उसके थ्रू जो हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो हम एग्जांपल में लेते हैं कि दो हमारे पास एंटिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैन्युफैक्चरर हैं और साथ ही हम एग्जांपल ले लेते हैं इंपोर्टर की भी, क्योंकि मोस्टली फार्मास्यूटिकल में इंपोर्टर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो वो जब कोई चीज़ रॉ मटेरियल परचेज़ करता है तो वो अपना जो इनपुट है वो क्लेम करता है, लेता है इनपुट। इनपुट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरर है तो इसके लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा। और हम अज्यूम करते हैं कि इसने रॉ मटेरियल 1,00,000 रुपए की इनवाइस थी और उसके ऊपर उसने 17% GST पे किया, यानी कि वो इसके लिए इनपुट हो गया। तो ये यहाँ पे इनपुट लेगा नेक्स्ट ए में, यानी कि ये हम नेक्स्ट ए की डिस्कशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट ए के अंदर इसने 17,000 का इनपुट लिया। इसी तरीके से जो इम्पोर्टर है ये कंप्लीट जो बॉक्स है, यानी कि कंप्लीट मेडिसन है जिसको हम CBU बोलते हैं, वो इंपोर्ट करेगा। यानी कि पूरी की पूरी मेडिसिन बनी होगी, वो बाहर से जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो बाहर से उसका ऑर्डर रिसीव होता है, वो इंपोर्ट होती है। हम एज्यूम करते हैं कि इसने भी जो इनपुट टैक्स पे किया है ना वो 17,000 पे किया है। ये इसी तरीके से रिटर्न के अंदर भी इसी तरीके से डाटा आपके पास आ रहा होगा और यही हम रिटर्न के अंदर भी ये यानी कि एक एग्जांपल में भी देख रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि अब जो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये 1% फाइनल टैक्स की रजीम में आ चुके हैं। मतलब जब सेल टैक्स चार्ज करना है इनवाइस पे तो वो रिड्यूस रेट पे 1% चार्ज होगा और उसके बाद वो फाइनल टैक्स होगा। और सप्लाई चेन के अंदर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई इनपुट की एडजस्टमेंट मिलेगी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के लिए। तो रिटर्न के अंदर आप अगर देखेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगी जो कि इनपुट टैक्स से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, तीसरे चौथे नंबर पे होगी, जिसके आगे लिखा होगा नॉन क्रेडिटेबल इनपुट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनपुट टैक्स यानी कि वो जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे अगर हम पेपर की एग्जांपल लें, बुक्स की, तो बुक्स को बनाने के लिए जो पेपर हम परचेज़ करते हैं उसके ऊपर हम इनपुट टैक्स पे करेंगे, यानी कि GST पे करेंगे। लेकिन बुक्स इटसेल्फ क्या है, एग्जम्प्ट है। तो वो जो 17,000 इनपुट होगा जो हमने परचेज़ के टाइम पे किया है, तो उसके बाद आपके जहन में क्वेश्चन ही आ सकेगा, भाई वो तो मैंने एग्जाम सप्लाई की है तो मुझे तो उसका रिफ़ंड मिलना चाहिए। तो रूल के मुताबिक इसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। रिफ़ंड सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में मिलता है जब जो हमारी प्रोडक्ट हैं वो ज़ीरो रेटेड हो। तो ये जो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट हैं ये ज़ीरो रेटेड नहीं है, ये रिड्यूस रेट है। जैसे हमने पहले लेक्चर में, इससे जो बिल्कुल पहले 3-4 दिन पहले लेक्चर मैंने बताया था कि सेल टैक्स में 3-4 तरह की डिफरेंट डोमेन चलती हैं। एक है कि नॉर्मल GST है जैसे 17% है, एक रिड्यूस रेट है, एक ज़ीरो रेटेड है और एक है कैटेगरी एग्जम्प्ट है। मतलब कोई भी पाकिस्तान में प्रोडक्ट है तो वो 4 तरह से सेल हो रही है। या नॉर्मल रेट होगा 17% होगा, या रिड्यूस रेट होगा यानी कि 17 और 1% के दरमियान होगा, या वो ज़ीरो रेटेड होगा, या वो एग्जम्प्ट होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके ऊपर जनाब हम कहें कि जी या इसके बाद इस डोमेन के बाहर सेल हो रही है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सेल टैक्स के लेक्चर में हम देख चुके हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल से हमने स्टडी की है। खैर उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहा। अच्छा, अब पॉइंट ये है, इसके बाद हम इसकी डबल एंट्री भी देखेंगे कि जो नई रजीम है उसके मुताबिक, यानी कि इस साल फाइनेंस एक्ट के मुताबिक ये 1% चार्ज होगा। और ये हम एज्यूम करते हैं कि अभी हम उस एग्जांपल को अभी इग्नोर करते हैं। अब ये जब आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो फॉर एग्जांपल इसी मैन्युफैक्चरर ने, हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, इसी मैन्युफैक्चरर ने नेक्स्ट C में जाके इसकी एंट्री करनी है और उसने लेट से सेल इनवाइस एक बुक कर ली। जो सेल इनवाइस वो बुक कर रहे हैं, अब 1,00,000 का वो मटेरियल था। फॉर एग्जांपल उन्होंने वो 1,20,000 रुपये यानी कि 20,000 उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखा, असम्बली चार्जेस थे, कोई भी था उनका प्रॉफिट था लेट से 20%, उसके ऊपर 1% चार्ज किया एज़ पर फार्मास्यूटिकल का रूल जो है, यानी कि वो हमने इससे पहले देख चुके हैं। 8 स्केड्यूल है, सीरियल नंबर 81 है और जो कोड है HS कोड है 3006 है। तो उसके मुताबिक क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 8 स्केड्यूल सीरियल नंबर 81 और जो कोड है HS कोड वो 3006 है। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल टैक्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखें कि काफ़ी भाइयों ने क्वेश्चन किए लास्ट लेक्चर में कि 1%
किस किस पे चार्ज होगा। तो मैंने जैसे बताया कि हर वो प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होगी उसके ऊपर 1% चार्ज होगा। तो अगर आपको लगता है कि जी आपकी प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल नहीं है, तो आप जो उस बोर्ड के पास प्रीस्क्राइब एक लिस्ट है उसके मुताबिक देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेशन मीट कर रही है। अगर तो वो इवन जो सेल टैक्स का एक्ट है उसके अंदर भी डेफिनेशन अवेलेबल है, तो अगर तो डेफिनेशन मीट हो रही है और उसके मुताबिक आप समझते हैं कि जी ये ड्रग एसोसिएट्स के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो फिर ये रूल आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज़ आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब आपने 1% जब चार्ज किया तो जनाब ये नेक्स्ट सी में जो सेल टैक्स आ गया वो आ गया 1200। इसी तरीके से हम ज्यूम करते हैं कि जी इन्होंने भी इतने का ही सेल किया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एग्जांपल सेम ले ली। ठीक है। अब जब 1200 चार्ज हुआ उसके बाद नॉर्मल रूल में क्या होता है कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स और इज इक्वल टू निकल आता है सेल टैक्स पेबल। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो सेल टैक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अब सेल टैक्स पेबल हमने कैलकुलेट करना है, तो हम ये कहते हैं कि जी ये 1200 तो हमारा हो गया जनाब आउटपुट टैक्स, लेकिन हमारे पास तो 17,000 इनपुट टैक्स अवेलेबल है, तो हमारा तो पेबल निकलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, रूल ने ये कह दिया है कि भाई ये जो 1% है फुल एंड फाइनल टैक्स है, इसके अंदर इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो अलाउ नहीं है। तो हमारा जो सेल टैक्स पेबल निकलेगा वो क्या निकलेगा 1200 इस केस में, यानी कि मैन्युफैक्चरर के केस में भी और इम्पोर्टर के केस में भी। अब जो इनपुट टैक्स है ये ज़ीरो कैसे हो गया, क्वेश्चन ये है कि जी ये मुझे क्यों नहीं मिलेगा। अब चूंकि ये रूल है, आप सबको पता है कि ये जनवरी 2020 से पहले ये जो प्रोडक्ट्स थी ये एग्जाम्प्ट थी और वहाँ पे भी इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। जनवरी 2022 में फाइनेंस सप्लीमेंट एक्ट आया जिसके अंदर इसको जीरो रेटेड कर दिया गया और कहा गया कि भाई ये जो 17,000 है इसका आपको रिफंड मिला करेगा। दोबारा जब फाइनेंस एक्ट लेटेस्ट आया जून में, तो उस जुलाई में जो फाइनल हुआ उसके अंदर कह दिया गया कि भाई ये जो रिड्यूस रेट है लेकिन ये फुल एंड फाइनल टैक्स है, आपको कोई इसके ऊपर रिफंड या जो इनपुट आपने पे किया हुआ उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी रिटर्न के अंदर अगर हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं करते तो यहाँ पे कहीं हमारे पास कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा होगा, वो अगर आप रिटर्न में देखें तो वो तो जनाब हर साल आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो तो मिलियंस में या बिलियंस में अमाउंट हो सकती है बड़े सेटअप में। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सिस्टम ने आरडी एक ऑप्शन दी हुई है नॉन क्रेडिटेबल इनपुट की। उसका मतलब ये होता है कि अगर सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन में आपका इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होना तो आप नॉन क्रेडिटेबल इनपुट में ये अमाउंट एंटर करें, वो यहाँ पे खुद ब खुद नील कर देगा, यानी कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड टैक्स होगा नेक्स्ट पीरियड के लिए नील होता जाएगा। चूँकि हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं लेनी तो हमें इस इनपुट टैक्स का जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से हर महीने आपने इस टैक्स को नील रखना है। वो क्यों रखना है वो अभी हम दूसरी एग्जाम्पल में इसको स्टडी करने लगे। अच्छा, यहाँ पे क्विक रिकैप है कि हमने यहाँ पे जो स्टडी किया वो ये किया कि नेक्स्ट ए में जो डाटा आया, नेक्स्ट सी में डाटा आया, यानी कि रिटर्न से रिलेटेड है। रिटर्न की डाटा फाइलिंग से पहले इस तरीके की हमने हर लेक्चर में जो क्लासेस लेते हैं उसमें देखा है हमने कि हमने प्रॉपर एक फॉर्मेट्स के मुताबिक ये सारी डिस्कशंस की, ये हमने फिगर फाइनल कर ली। उसके बाद हम जाते हैं आईआरएस के ऊपर, वहाँ पे जाके डाटा को रिपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि जनाब ये चीज़ें तो हमने रिटर्न में कर ली, लेकिन सिस्टम में यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको कैसे रिकनसाइल रखना है, तो ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने समझना है। दो तरह की डबल एंट्री हम करेंगे। नंबर 1 कौन सी एंट्री है? नंबर 1 ये होगी कि जब हमने चीज़ें परचेज़ करनी है उस टाइम क्या एंट्री होगी, और जब हमने चीज़ सेल करनी है तो उस टाइम क्या एंट्री होगी। तो एट द टाइम ऑफ परचेज़ क्या एंट्री होगी और एट द टाइम ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे जो चीज़ परचेज़ की थी उसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स पे किया था 17,000 मैन्युफैक्चरर ने या इम्पोर्टर ने, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख। अब चूंकि ये जो इनपुट टैक्स है ये एडजस्ट नहीं हुआ, नॉन क्रेडिटेबल में आ गया है, तो इस वजह से सब्सिक्वेंट इसकी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। तो ये जो पार्ट होगा वो हम ये कहते हैं जी हमारा पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को डेबिट कर देंगे कितनी वैल्यू से, 1,17,000 से, और क्रेडिट हम कर देंगे जो हमारा वेंडर है जहाँ से भी हमने परचेज़ किया 1,17,000 रुपये से। ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में एंट्री क्या होती है? नॉर्मल सिचुएशन में एंट्री ये होती है कि जनाब हम स्टॉक को डेबिट करते हैं कितनी वैल्यू से, जो एक्स वैल्यू है, और डेबिट हम कर देते हैं सेल टैक्स को, यानी कि जो हमारा इनपुट टैक्स है कितनी वैल्यू से,
सेल टैक्स की वैल्यू से, और क्रेडिट टोटल होता है वही जो यहाँ पे हमने वेंडर किया है 1,17,000। ये होती है नॉर्मल सिचुएशन में एंट्री जहाँ पे हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिलनी है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी, तो अगर आप इस एंट्री को इस तरीके से कर लेंगे तो भाई बैलेंस शीट के अंदर ये काउंट तो आपका मटेरियल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? चूंकि ये काउंट यहाँ पे हमने रिटर्न में नॉन क्रेडिटेबल में नील कर दिया है, तो इस वजह से बैलेंस शीट में भी ये काउंट क्या होगा, नील होना चाहिए। यानी कि सेल टैक्स रिटर्न का डाटा और बैलेंस शीट का डाटा मैच होना चाहिए। वो सिचुएशन में होगा जब ये डाटा कॉस्ट का पार्ट होगा। क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलनी तो हमने तो आगे ट्रांसफ़र करना है ना, बर्डन कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे, आगे एम्प्लॉई को, जो वेंडर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी अब आती है जनाब सेल के टाइम की एंट्री होगी। तो सेल के टाइम पे हमने क्या किया जनाब, रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? वहाँ पे हमने 1200 किया था, यानी कि 1,20,000 की वैल्यू थी, 1,20,000 से वो डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू, यानी कि जो सेल है हमारी नेट वैल्यू से, वो कितनी वैल्यू है, और वो जो टोटल आ रही है वैल्यू 1,20,000 से हम ये कहते हैं। और अच्छा, इसमें कंबाइन भी आप कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन मैं सेपरेट एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे आप डेबिट फिर कर देंगे रिसीवेबल को 1200 से, यानी कि सेल टैक्स से, और क्रेडिट कर देंगे सेल टैक्स पेएबल को 1200 से। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे 1200 ऐड कर लें और ये एंट्री फिर दरमियान में से निकल जाएगी। दोनों सूरतों में हो सकती है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि सेल टैक्स सेपरेट रिकॉर्ड हो, इवन सॉफ्टवेयर में भी या मैनुअल एंट्री में, ताकि हम किसी भी टाइम देख सकें कि ये कितना सेल टैक्स हमने इस कस्टमर को चार्ज किया है। तो दोनों तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं वो हमने देख लिए हैं कि हमने रिटर्न का और बैलेंस शीट का डाटा मैच रखना है। उसके लिए ये जो इनपुट टैक्स होगा, जो चूँकि इसकी सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये नॉन क्रेडिटेबल में जाके ज़ीरो होता जाएगा। और सिस्टम में भी आपने इसको हर महीने ज़ीरो करना है कॉस्ट का पार्ट बना के। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई मैंने तो चीज़ सेल जो की है वो 1,20,000 रुपये पे की है, तो मेरी कॉस्ट बनती है 1,17,000, तो क्या मैंने 3 रुपये कमाए हैं? तो मैंने इसीलिए एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 1,20,000 चूज़ किया था कि आपके जहन में ये आए कि जी 1,00,000 विदाउट टैक्स परचेज थी, 20% जीपी ऐड किया हमने और प्रॉफिट ऐड किया, और 1,20,000 की सेल की। यहाँ पे तो समझ आता है कि जी 20% है, लेकिन जहाँ पे हमारी कॉस्ट जनाब 1,17 है, तो 1,20 की बेच रहे हैं, तो 20 तो यहाँ पे तो हमने 1% से भी थोड़ा ज़्यादा जीपी लिया है। तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है बिज़नेस में। जहाँ पे भी प्रॉफिट है थोड़ा एक रीज़नेबल अमाउंट होती है, कुछ सिचुएशन में हम लॉस में भी सेल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे बिज़नेस करने का मकसद ये होता है कि हम अर्न मोर मनी, यानी कि हम प्रॉफिट ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें। तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल चूज़ की थी। अब क्या होगा, अब जब आपने अपनी परचेज़ यानी कि सेल प्राइस डिसाइड करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि 1,17,000 मेरी कॉस्ट है, 1,00,000 कॉस्ट नहीं है, 1,17,000 कौन सी, इंक्लूडिंग सेल टैक्स। क्यों? क्योंकि मेरा तो एडजस्टमेंट ही मिलनी सेल टैक्स की। इसके अंदर आप 20% ऐड करके जो प्राइस आएगी वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी, या 15% जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड करेंगे। यानी कि बेसिक पर्पज़ ये है कि वो जो जीएसटी है वो सेपरेट काउंट फॉर नहीं होगा, वो कॉस्ट का पार्ट होगा। उस सिचुएशन में सेपरेट होता है जब हमें उसका बाद में एडजस्टमेंट मिलनी है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ही नहीं मिलनी, तो इसलिए हम उसे कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और उस कॉस्ट में हम अपना परसेंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे। तो हमें जनाब जो प्रॉफिट है वो हमारा जो डिज़ायर, जो भी हमारी प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस, वो कैलकुलेट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन वो आप मेंशन कीजिए। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के ऊपर आएंगे कि जब मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर लेता है तो उसने किस तरीके से जो अपनी एंट्री या सिस्टम में करनी है, उसको हम डिटेल इसी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ताकि जो हमारा जो पूरी सीक्वेंस है ये कवर हो। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।